तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, थोड़ा सा 10-12 दिन का जो डिले हुआ है, आप सभी जानते हैं कि ये जो पिछला हफ्ता रहा है वो हमारे आराध्य देवों के देव महादेव की सेवा में समर्पित रहा है। और आप और सभी जो है हम लोग शिव भक्ति में लवलीन रहे हैं। और अब जो है ना, हम सभी पर भगवान महादेव की असीम अनुकंपा और कृपा है साथियों। फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हैं। और हाँ, ये जो हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो कृपया करके लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें अपने यार दोस्तों को। साथियों, एक कमिटमेंट हमने किया था आप लोगों से कि जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे साथी लोग अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम और किसी बुक की नीड है, तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट थे उनका एनालिसिस किया। तो वहाँ एक प्रॉब्लम साथियों कि आप लोगों ने कंप्लीट एड्रेस अंकित नहीं किए, और हाँ, पिन कोड और दूरभाष नंबर भी अंकित नहीं है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था साथियों कि जिससे कि पत्राचार करने में, कोरियर भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लगभग 80 कमेंट थे, जिसमें से कुछ ही हमारे प्रिय साथियों ने जो है ना अपने एड्रेस और दूरभाष नंबर और पिन कोड नंबर अंकित किए साथियों, तो उनको पत्राचार किया गया है साथियों। और हाँ, आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना उसी वीडियो में जाकर के कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर और दूरभाष नंबर कृपया करके कंप्लीट अंकित कर दें, जिससे कि हमारा भी कमिटमेंट कंप्लीट हो और साथियों आपको लाभ मिल सके। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग जो है ये चीज़ें हमको उपलब्ध करवाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है साथियों, आप लोग सभी इंतजार कर रहे हैं यूपीएसआई की वैकेंसी का, कांस्टेबल की वैकेंसी का, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड, सबसे ज़्यादा चाहत उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की। तो साथियों, ये वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आप लोगों को समझ आने वाली है। हालांकि अप्रैल से लेकर के और अब तक 3-4 महीने का जो समय है, 3 महीने का जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहा है आप लोगों के लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है साथियों, होता है। आज जो है हम पढ़ेंगे साथियों महत्वपूर्ण जो जजमेंट हैं, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट हैं, उनका आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप 4 से 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा और आज आपको बहुत ही बारीकी से अवगत कराएंगे कि ये आज 10 से 12 जजमेंट आज, और ऐसे ही क्रम से हम पढ़ते चले जाएंगे और हमारे लगभग 40 से 50 ये माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट हम कवर करेंगे साथियों। तो कृपया करके चलिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आप लोग जानते हैं कि सर, वर्दी का पॉइंट तो ये केवल एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि आप मोटिवेट होते रहेंगे, अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। साथियों, सबसे पहला एक जो जजमेंट है, हम इसी पॉइंट पर जो है इसको लेकर के आए कि पुलिस सुधार, यानी कि सबसे पहले जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें एक एक इम्प्रूवमेंट की बात जो है ना, वो सबसे पहले जो है आदरणीय हमारे डीजीपी रहे प्रकाश सिंह जी ने जो है उच्चतम न्यायालय में एक रिट दायर की। तो उसमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ बिंदु निर्धारित किए, वो आप लोगों को बताते हैं साथियों। कि उन्होंने कहा कि साहब, सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म की बात में पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और राजनैतिक दखल से बचाना है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं ये 2-3 पॉइंट है कि थोड़ा पॉलिटिकली इफेक्टेड रहती है। चलिए, इस पर अनावश्यक ज़्यादा कमेंट नहीं करना, हमारा उद्देश्य नॉलेज अचीव करना है। ठीक है ना, तो नॉलेज अचीव करने के पॉइंट पर उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, एक राज्य सुरक्षा आयोग का आप गठन कीजिएगा और विवेचना, जांच और कानून व्यवस्था, अलग अलग ये पॉइंट चल रहा है और काफ़ी बार ये प्रयास किया भी गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पुलिस स्टेशन पे 2 इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट किया गया, जिसमें से एक क्राइम और एक लॉ एंड ऑर्डर को। तो ये वही चीज़ें जो अप्लाई की जा रही हैं या प्रोसेस में लाई जा रही हैं या एक्सपेरिमेंटली प्रयोग की जा रही हैं, तो वो जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका कि पालन करने का अभी पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ अग्रसर है साथियों। पुलिस स्थापना बोर्ड ट्रांसफर के संबंध में साथियों, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का टाइम पीरियड, पुलिस अधिकारी का एक स्थान पर कार्यकाल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये गाइडलाइंस जो है वो इसमें है। बात क्लियर हुई। तेजेंद्र सिंह बना भारत संघ, ये 2012 का है साथियों। ठीक है ना,
अब ये तेजेंद्र सिंह बनाम भारत संघ, देखो यूनियन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट ही ये सारे के सारे होते हैं, रिट होती हैं, जो कि सेंटर शब्द कहीं नहीं लिखा जाता। केंद्र और संघ इन दोनों में थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, फिर कभी किसी क्लास में चर्चा कर लेंगे साथियों। ये फर्जी मुठभेड़ के संबंध में है, अगर ये साबित हो जाता है कि कोई भी मुठभेड़ फर्जी है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पर क्या होता है साथियों कि एफआईआर, मजिस्ट्रेटियल जांच और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। बात क्लियर हुई। अभी हम साथियों इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अगर विस्तृत जानकारी इस पर डिस्कशन करेंगे तो फिर ये वीडियो लंबे लंबे होंगे साथियों, ठीक है ना। तो अभी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन के पॉइंट पर हम लगातार चर्चा करेंगे साथियों। देखो साथियों, एक तीसरा जजमेंट है, वो सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया, ठीक है ना, 2020, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय सेना में जो महिला अधिकारी है इनको भी कमीशन दिया जाए। बात क्लियर हुई, यानी कि कमीशन है तो आवश्यक कदम उठाए जाएं। नॉन कमीशनड ऑफिसर अगर महिला है तो उसको कमीशन दिया जाए। बात क्लियर हुई। अगर जेंट्स है उनको आप कमीशन दे रहे हैं तो महिला को भी कमीशन दिया जाए। इक्वलिटी की बात आई, जेंडर इक्वलिटी की बात आई साथियों। अगला मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ये सुप्रीम कोर्ट का 1979 का बड़ा ही चर्चित केस है। थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे आप। ये एक्चुअली क्या है ना कि 125 जो धारा है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और बीएनएसएस में 144 हो गई है साथियों ये अब, ठीक है ना। तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, अगर मुस्लिम धर्म से रिलेटेड भी महिला है तो उसको भी जो है ना 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस के तहत जो है भरण पोषण का भत्ता उसके हस्बैंड द्वारा दिया जाएगा। बात क्लियर हुई साथियों। फिर इसमें और अलग 2-3 पॉइंट ऐड हुए हैं, उन पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे साथियों। बात क्लियर हो रही कि अगर कहीं शाहबानो बेगम का, चूंकि मैं इसलिए करवा रहा हूं साथियों कि ये जो है जजमेंट ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए इन पर मैं पहले फोकस कर रहा हूं साथियों। चलिएगा, एक हुसैन आरा खातून, बहुत आप लोग चर्चा में, जो लोग पेपर तैयारी में होंगे यूपीएसआई की साथियों, तो ये हुसैन आरा खातून बनाम सचिव बिहार, आप जानते हैं सेक्रेटरी जो बिहार राज्य है उनके अगेंस्ट में था ये हुसैन आरा खातून। ये एक विचाराधीन कैदी थी, ये और पीआईएल है, ठीक है ना, ये जनहित याचिका का एक सिस्टम है। और इसमें जो है साथियों लगभग जो है 40,000 के अप्रोक्स जो विचाराधीन बंदी थे वो अलग अलग जेलों में थे बिहार राज्य में, उनको एक ही साथ जो है इसी जजमेंट के आधार पर, क्योंकि उनको जिस सेक्शन में वो बंद थे उस सेक्शन में जितना पनिशमेंट निर्धारित था उससे कहीं अधिक जो है उन्होंने सजा जो है वो जेल में रहते हुए काट ली थी। क्यों? क्योंकि साथियों जो है उनके पास उनको कोई बेल लेने वाला या लीगल एड यानी कि विधिक सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था साथियों। बात क्लियर हुई, उनका जमानतदार कोई नहीं था। बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है साथियों 1980 का। इसमें रेयरेस्ट टू रेयर यानी कि दुर्लभ से दुर्लभतम मैटरों में ही मृत्युदंड दिया जाए। बात क्लियर हुई। तो सीआरपीसी का 354 का पार्ट 3 और बीएनएसएस में अब 398 का पार्ट 3, यानी कि जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको रेयरेस्ट टू रेयर की कैटेगरी में रखा गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एक निर्भया कांड हुआ था, वो धनंजय चटर्जी केस है, वो, बात क्लियर हो रही, ये कुछ ऐसे केस हैं और भी सारे केस हैं। तो कोई कहे कि रेयरेस्ट टू रेयर का जो मैटर है वो साथियों किस में है, वो बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य में है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। अगला साथियों एक जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय का, ये है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो नेशनल जो लीगल एड की जो अथॉरिटी है साथियों, नेशनल लीगल जो सर्विस की जो अथॉरिटी है साथियों, इसने जो है एक केस किया और इसमें जो थर्ड जेंडर को, ये 2014 का है, लेटेस्ट है। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट 1863, ठीक है ना। 1863 का मतलब क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसका ये नंबर होता है 1863। तो ये एससीसी एक पत्रिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रिंट करती है, या कहीं एआईआर लिखा होता तो उसका भी मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर यानी कि उस वर्ष का ऑल इंडिया रिपोर्टर 2012 2015 उस वर्ष का, और आगे लिखा होता है पेज नंबर उसका कि ये इस पेज पर यहां पर प्रिंट है। बात क्लियर हुई साथियों।
तो थर्ड जेंडर की जब बात करेंगे तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। बात क्लियर हुई। तो एक एक जजमेंट की वैसे तो अलग अलग कहानी है, अगर इस पे लंबा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपने माइंड में ये सेट कर लीजिएगा कि हाँ, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है तो ये एक अथॉरिटी है नेशनल लेवल पर, और इसने जो रिट की उसमें ये कहा कि साहब थर्ड जेंडर को जो है वो क्या मिलना चाहिए, अब फंडामेंटल राइट्स वगैरह। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसमें जो है पुरुष यानी कि मेल और फीमेल और ये थर्ड जेंडर, ठीक है ना, ये अब ऑलरेडी लिखा हुआ सभी जगह आ रहा है। साथियों जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ये 2018 का है साथियों, और सुप्रीम कोर्ट के 1676 में पेज नंबर पर इसको जो है किया गया। जो 497 है यानी कि जो एडल्ट्री था, जो जार कर्म था, ठीक है ना साथियों, अब इसको क्या किया गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि अब ये असंवैधानिक है, ठीक है ना। तो 497 का कोई मतलब भी नहीं रह गया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ये जो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ है, ये आप लोग देख रहे होंगे 377, यानी कि जो समलैंगिकता है, अब इसको जो है एक वैलिड यानी कि कानून का रूप दे दिया गया है साथियों, ठीक है ना। अब समलैंगिकता को अनुमति दे दी गई है। तो ये नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का लेटेस्ट मामला है। एक एक बार आपको रिवीजन कर लेंगे। नवतेज सिंह जौहर, ठीक है ना, नवतेज सिंह जौहर। और अगला है मुकेश बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये चर्चित है निर्भया केस, ठीक है ना साथियों, मुकेश बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें 3-4 मुलजिम थे, जिसमें एक माइनर भी था, उसको उसका लाभ मिला, ठीक है ना, जुवेनाइल जस्टिस उसका जे बोर्ड में ट्रायल हुआ, उसको लाभ मिला। तो हत्या के साथ बलात्कार सबसे प्रसिद्ध मामला और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि दुर्लभ से दुर्लभतम केस है ये साथियों। चलिएगा, आप लोग जो है इनको नजरअंदाज ना करें, स्किप करके ना जाएं, क्योंकि ये थोड़े से महत्वपूर्ण सारे के सारे केस हैं। एक एक बार नजर डाल लेंगे 4 ऑप्शन में, आप आसानी से इनको एलिमिनेट कर लेंगे। भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य, ये 2019 का है। और सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला है साथियों। तो सबरीमाला जो मंदिर है वो भगवान अयप्पा है, इन्हें ब्रह्मचारी देवता कहा जाता है। तो इसमें महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यानी कि 10 वर्ष से लेकर के और 60 वर्ष तक, ठीक है ना। तो अब ये जो मैटर गया, ये भारतीय युवा वकील संघ, जो युवा हमारे एडवोकेट्स थे उनकी यूनियन थी, और वो पहले केरल राज्य बनाम केरल राज्य यानी कि 2019 में। तो केरल स्टेट ने जो था, सबसे पहले केरल की जो कोर्ट थी उसने जो है सबसे पहले ये अनवैलिड कर दिया कि नहीं नहीं, जो ट्रेडिशंस हैं वो चलेंगी और महिलाएं इस तरीके से उसमें एंट्री नहीं करेंगी। लेकिन बाद में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई महिलाओं को आप किसी भी तरीके से इस मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते। साथियों, आप लोग बात समझ गए। तो ये है कहाँ कि केरल राज्य के एक जिला पड़ता है पठानमथिट्टा। कौन सा जिला है साथी? पठानमथिट्टा जिले में है। भगवान अयप्पा का मंदिर है। इनको ब्रह्मचारी का देवता माना जाता था, इसलिए महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बात क्लियर हो रही? तो महिलाओं को एंट्री माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दी गई। साथियों, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, महत्वपूर्ण केस है साथियों। ये कार्यस्थल पर जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता था उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी आ गया, ठीक है ना, इसी के बेस पे आ गया ये। तो ये विशाखा एवं अन्य याद करेंगे, विशाखा जो है उनके द्वारा ये रिट है, राजस्थान के अगेंस्ट है साथियों, और माननीय उच्चतम न्यायालय में। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब जो हमारे अगले जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, इनकी एक सीरीज है साथियों। ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, और ये कंट्राडिक्शन बहुत चला। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ चला, सज्जन कुमार का केस है इसी में।
इसी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, और इसी में ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है। बात क्लियर हुई। अब दो चीजें इसमें चलती हैं। अनुच्छेद 368 संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन की बात करता है साथियों। तो संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना, तो वो एक लास्ट में एक शब्द आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बात क्लियर हुई। मतलब हम संविधान में जब संशोधन कर लेते हैं तो उसको बोल देते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। तो लास्ट में जो अधिनियम शब्द हमने लगाया ना, ये अधिनियम जो है कहीं ना कहीं हमारा कानून की परिभाषा में शामिल है। यानी कि कानून की परिभाषा कहां दी गई साथियों? वो दी गई अनुच्छेद 13 के 3 में। यानी कि अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे, उसकी उपधारा 3 में हम ये देखेंगे कानून क्या क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जब संविधान संशोधन के बाद में भी कानून है, और वो कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्लियर करता है। मतलब अगर आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को या तो खत्म करे या समाप्त करे या उन्हें कम करे। बात क्लियर हुई। और संविधान संशोधन के लास्ट में भी आप अधिनियम लगा रहे हो। कहने का मतलब साथियों देखिएगा, ये जो अनुच्छेद 13 है, आज ही आप संविधान के खंड 3 के उपखंड का में, ठीक है ना? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि अगर आप संविधान में आज पढ़ेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 13 पढ़िएगा। बहुत ही जजमेंट बस एक ही लाइन पर है। उसमें क्या है? विधि के अंतर्गत, यानी कि कानून के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है देखो। कोई अध्यादेश, आप लोग जानते हैं अध्यादेश कब आता है? कोई आदेश, कोई उपविधि, कोई नियम, कोई विनियम, कोई अधिसूचना, कोई रूढ़ि, कोई प्रथा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी के सभी सब कानून हैं। बात क्लियर हुई। कोई प्रथा भी चल रही है 15-20 साल पुरानी है, तो वो भी एक कानून की कैटेगरी में ही है। बोले ये सब रास्ता निकल रहा था, बोले 20 साल पुराना है, बोले ठीक है साहब इसे बैलेट करेंगे। बात क्लियर हुई। कोई विनियम है, कोई अधिसूचना है, मतलब देखो ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, कोई बाई लॉ है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है। ये सारी चीजें ये बता रही कि ये तो सब कानून है साहब। तो आप संविधान में जो संशोधन लास्ट में, उसमें भी तो अधिनियम लिख रहे हो ना। और अधिनियम का मतलब क्या हुआ? जो किसी न किसी विधिक संस्था द्वारा नियमित किया गया। कोई बिल लाया गया, वो पास हुआ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो भी तो एक एक्ट बन गया। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो अब सबसे पहले तो कुछ केसेस में तो ये कहा कि नहीं नहीं साहब ये संविधान संशोधन है, ये एक्ट नहीं है, ये इसकी अलग दुनिया है। लेकिन बाद में कहा नहीं नहीं नहीं, ये एक्ट है और ये इससे आच्छादित है। बात क्लियर हुई। यानी कि सबसे पहले तो कहीं तो लिखा कि ये 368, और ये हमने लिख दिया साहब 13 का 3। अब मेरी बात को समझ गए नहीं समझ गए? अब कहा कि साहब ये 368 एक गोले में और ये 13 का 3 एक गोले में, इसमें इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। मतलब बिल्कुल जुदा जुदा है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन बाद के जजमेंट आए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये 13 का 3 ये बड़ा बड़ा गोला है, ये 13 का 3 है। बात क्लियर हुई। और इसी गोले के अंदर साथियों, इसके अंदर क्या है? 368 है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोले नहीं नहीं नहीं, ये 368 की इतनी औकात नहीं है कि इनको सीमित कर सके। लेकिन जो एक केशवानंद भारती का जो मामला आया, उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया। बोले ठीक है साहब, आप 13 के 3 और 368 को जो है ना सेपरेट रख लो, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की उन्होंने बात कर दी, और बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया साहब ये भी हम समय समय पर निर्धारित करेंगे। बात क्लियर हुई। तो क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इनकी एक पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि जब भी समय आएगा तो बता देंगे कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस पॉइंट पर उन्होंने क्या, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, उसको जो है उन्होंने क्या बना दिया कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, और ये मुझे राइट है। उच्चतम न्यायालय ने कहा ये मुझे राइट है, आप कोई भी कानून बनाइएगा उसका रिव्यू मैं जरूर करूंगा, और जुडिशियल रिव्यू करूंगा तो मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि कहीं ना कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर को, उसमें से जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मुझे लगेगा वो मैं निकालूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा साथियों, अपने अकॉर्डिंग जो है, अगर मुझे लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है
तो मैं उस हद तक, उस लिमिट तक उतना ही उसको फिनिश करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ओके हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू का। बात क्लियर हुई? और ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये केशवानंद भारती का एक मैटर है। तो अब हम जो है पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किस लेवल तक हो सकता है और कौन कौन से अभी तक इससे रिलेटेड जजमेंट आए, फिर इनको क्लियर करके अगले जो है सेशन में हम पढ़ेंगे साथियों। तो आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि कहां कहां कंट्राडिक्शन रहा और कहां कहां किस किस तरीके से हमारी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रही आदरणीय एवं सम्माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा कई संविधान संशोधन किए गए, 24वां, 25वां, 26वां, 28वां, 29वां, 42वां। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही साथियों? इस पर विस्तृत फिर चर्चा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लगभग 50 जजमेंट एक ओरल वे में पढ़ेंगे साथियों। तो कैसा लगा सेशन? आप अपने आइडियाज, अपने विचार जो है ना कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। और हाँ साथियों, अब हम आप लोगों को क्रम से जो है लगातार, ज़्यादा डिले नहीं, लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू। गुड नाइट साथियों।